नमस्कार। खाने पीने की महंगाई काबू करने के नाम पर 2021 में सरकार ने अचानक बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के एक बड़ा कदम उठाया। एग्री वायदा पर ब्लैंकेट बैन। 7 एग्री कमोडिटी के वायदा कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर दिया गया। लेकिन क्या ये फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम था, या इससे किसानों, ट्रेडर्स और बाजार को फायदा हुआ, या इससे उनको नुकसान हुआ है? क्या सरकार सिर्फ मासेस को ध्यान में रखकर कदम लेती है? वोट बैंक के साथ इकोनॉमी से जुड़े हुए अहम फैसले भी क्या उतने अहम नहीं हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बैन ने देश के कृषि बाजार को प्रभावित किया, ट्रेड वॉल्यूम में आई भारी गिरावट, प्राइस डिस्कवरी पर काफी असर हुआ और किसानों के संभावित नुकसान पर कुछ खास रिपोर्ट्स और अपनी फाइंडिंग्स के साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि एग्री वायदा की री एंट्री या फिर नो एंट्री होगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में एक एक करके आपको परिचय करवा दूं, क्योंकि उन लोगों की ये रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट से उनकी फाइंडिंग्स क्या निकली है, क्या कुछ निकल कर आया है उस स्टडी से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवीना राजीव हैं, डायरेक्टर हैं बिमटेक के, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी, नोएडा से हैं ये। डॉक्टर रुचि अरोड़ा बिमटेक से ही आती हैं, और साथ ही डॉक्टर पीयूष पांडे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फाइनेंस के, और शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो आईआईटी बॉम्बे के अधीन है, उनके अंतर्गत ये आते हैं। और साथ ही संजय रावल साहब भी आगे हमारे साथ होंगे, जो प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहले शुरुआत करेंगे परवीना राजीव जी आपके साथ। मैम, आपके पास आए उससे पहले आपके ही सहयोगी रुचि अरोड़ा जी भी हैं, उनसे समझ लेते कि आप लोगों की स्टडी ये पूरी क्या थी। पूरे एग्री वायदा पर जो बैन लगाया गया था, तो पूरी स्टडी क्या थी और उससे क्या फाइंडिंग्स निकल कर आए हैं? रुचि जी। 2021 में जब सेबी ने कुछ कमोडिटीज को बैन किया, तो वो जब बैन किया तो उसके पीछे का कारण सेबी हमें बता नहीं पाई कि किस कारण से उन्होंने वो कमोडिटीज बैन करी हैं, जैसे सोयाबीन है या मस्टर्ड ऑयल है। सो वो कारण हमें नहीं पता, ऑन द प्रिमाइज दैट दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, या जो प्राइस बढ़ने की वजह से ये कमोडिटीज बैन करी गई हैं। उसी चलते हमने ये रिपोर्ट, हमने एक रिसर्च करी जिसमें हमें ये पता लगा कि ऐसा कोई प्रिमाइस नहीं है जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ा हो और कमोडिटी डेरिवेटिव्स को बैन किया गया हो। सो हमारी रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी निकल के नहीं आया है कि जिससे कि हमें ये पता लगे कि इन्फ्लेशन एक कारण रहा है। बल्कि अगर हम जो हमने डेटा लिया, जिसमें 2016 बिफोर बैन एंड आफ्टर बैन का जो हमने डेटा लिया, उसमें रिटेल प्राइजेस एंड होलसेल प्राइजेस में इंक्रीज ही देखा गया है। सो नटशेल में हमारी रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी ये नहीं आया कि इन्फ्लेशन एक कारण रहा हो जिसकी वजह से कमोडिटी डेरिवेटिव्स को बैन करना पड़े। जो सरकार का मकसद था कि महंगाई, जो सरकार की दलील दी गई थी, तर्क दी गई थी कि महंगाई वायदा बाजार की वजह से बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों की रिपोर्ट ये कह रही है कि कहीं से महंगाई यहां पर बढ़ती नहीं दिखी। बैन होने के बाद भी वहां कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। परवीना जी भी हमारे साथ है। परवीना जी, इस रिपोर्ट की और कुछ बारीक बातें बताएं, क्या क्या फाइंडिंग्स थे और रिपोर्ट में कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी थी जिसको आपने कवर किया है? तो पहले मैं ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन को आंसर करती हूँ, जो कौन कौन कमोडिटी ने हमने कवर किया। हमने ज्यादातर ये ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल, ये हमने फोकस किया ये स्टडी के तरफ। और हमने ये स्टडी 4 एंगल से किया। पहला एंगल था कि अगर इन्फ्लेशन रीजन है प्राइस बढ़ने का, सच में ये कमोडिटी डेरिवेटिव बैन होने के बाद प्राइस कम हुआ है या नहीं हुआ है। जो बात मेरी सहयोगी रुचि मैम ने बोल चुके हैं कि
neither price reduced in wholesale label nor price reduced in retail label. In fact, at a retail label, the price difference between जो रिटेल और होलसेल लेवल में वो ज्यादा हो गया पोस्ट बैन पीरियड में एज कंपेयर टू द प्री बैन पीरियड। ये तो एक बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा फाइंडिंग है। उसके चलते हमने और एक एनालिसिस किया कि अगर कोई इंडियन हेजर, कमोडिटी प्रोड्यूसर, ऑयल सीड प्रोड्यूसर, ऑयल कंज्यूमर, बायर, सेलर या कोई वैल्यू चेन पार्टनर, अगर उनको ये डोमेस्टिक हेजिंग फैसिलिटी नहीं है, वो कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाते हैं और हेजिंग करते हैं, तो उनको ये कितना कॉस्ट होगा। ये एक बेसिस रिस्क करके एक पैरामीटर होता है, हमने उसको मॉडल किया, उसका क्वांटिटेटिवली निकाला कि ये बेसिस रिस्क कितना होता है। ये बेसिस रिस्क बिकेम वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली हाई। तो ये एकदम इससे हम लोग जान पाते हैं कि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाके हेजिंग करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कोई इंडियन कंपनीज के लिए, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। और क्योंकि कॉरेलेशन है नहीं उस तरह का, यहाँ के प्राइसेस और वहाँ के प्राइसेस में काफी फर्क है, बेसिस रिस्क काफी ज्यादा है, करेंसी में जिस तरह के फ्लक्चुएशन है, तो उनके लिए तो और ज्यादा रिस्क हो जाता है यहाँ पर। परवीना जी। हाँ, और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, दे वेर आल्सो स्टार्टेड यूज्ड टू गिव डिलीवरी थ्रू द कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो वो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और एक बात हम लोगों ने जो ये भी स्टडी किया कि जो प्राइस डिस्कवरी, जो कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट प्राइस डिस्कवरी जो करता है और जो इसका इन्फ्लुएंस स्पॉट मार्केट के ऊपर होता है, वो स्पॉट मार्केट्स वेर आल्सो बिकमिंग वेरी वोलेटाइल। पहले जब फ्यूचर्स मार्केट चलता था तब वो वोलेटिलिटी, स्पॉट मार्केट वोलेटिलिटी, जो एपीएमसी में जो वोलेटिलिटी होता था वो बहुत कम होता था। एंड जब से ये फ्यूचर्स मार्केट बंद हो गया, वो वोलेटिलिटी भी बहुत बढ़ गया है, स्पेसिफिकली इन सोयाबीन एंड द मस्टर्ड सीड। एंड हमने वो चौथा एंगल जो बहुत डिटेल से बारीकी से हमने समझा, हमने 9-10 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेजिंग करते थे उनसे हमने बात किया। ऑन एन एवरेज एवरी डिस्कशन हमारा 1 घंटा से 2 घंटा करीब रहा, और सबसे विदाउट फेल everybody, 9-10 जो सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम द एपीओ, उन्होंने सबसे बहुत बोला कि उन लोगों को बिना फ्यूचर्स मार्केट के लिए कितनी तकलीफ हो रही है। नहीं, तो आपकी ये रिपोर्ट जी, यानी आपकी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वहाँ से जितने भी वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स और जो सबसे अहम कड़ी है किसान, एफपीओज, उनको भी दिक्कत हो रही है वायदा बाजार नहीं होने से। एक तो उनके लिए बड़ी चिंता ये है कि प्राइस डिस्कवरी सही तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हो पाती, प्राइस सिग्नल उनको नहीं मिल पाता, हेजिंग के टूल्स उनके पास नहीं है, कीमतों में कई तरह के रिस्क रहते हैं, कीमतों में जिस तरह के उतार चढ़ाव अस्थिरता दिखती है, उससे बचने के लिए आपके पास हेजिंग टूल्स ही नहीं है, उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और इनमें कई सारी ऐसी ग्लोबल कमोडिटी थी जिनमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे में अगर उसका वायदा बाजार नहीं होगा, और यहाँ के जो बड़े कारोबारी है वो भी अब हेज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं जहां उनका बेसिस रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए, हमारे साथ पीयूष जी भी हैं, पीयूष सर से समझते हैं कि उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या फाइंडिंग्स है। पीयूष पांडे सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि प्राइमरी अगर जो रैशनल देखी तो सेबी का जो डिसीजन था एग्री बैन करने का, उसके पीछे क्या रहा होगा और क्या ये जस्टिफाइड था? इनफैक्ट नमस्कार। सेबी का जो रीजन था, आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। तो सेबी का जो रीजन था बैन करने का, ये तो हमको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया, बट हमने जो स्टडी इनफैक्ट किया था, हमने 5 एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स लिए थे, मस्टर्ड सीड, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, चना और वीट। और इस पे हम जो स्टडी करना चाहते थे वो ये कि
क्या इम्पैक्ट पड़ा है बैन का ऑन वॉलेटिलिटी प्री और पोस्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैन के बाद वॉलेटिलिटी कम होगी। हम स्पेकुलेशन को भी स्टडी करना चाहते थे, इन सस्पेंडेड कमोडिटीज में स्पेकुलेशन ज्यादा होता है या नहीं होता, और इसमें हम ट्रेडेड वॉल्यूम जो वॉल्यूम इनकी ट्रेड हो रही है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है स्पॉट प्राइसेस को, ये भी हम स्टडी करना चाहते थे। फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट की जो लिंकेजेस हैं ये हम स्टडी करना चाहते थे। और लास्टली हमने ये सोचा कि नॉट जस्ट हम प्राइस डेटा के बेस पे हम स्टडी करें, हम फील्ड में गए, हमने फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एफपीओज हैं, इसका हमने सैंपल बनाया। तो हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड वर्क किया है। 3 स्टेट्स हमने कवर किए हैं इन 5 कमोडिटी के लिए, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, जहां पे ये कमोडिटीज और ये कमोडिटी जहां पे ज्यादा पाई जाती है। और इसके बेस पे हमने जो रिजल्ट निकाला है वो ये कि सेकेंडरी मार्केट के रिजल्ट्स तो हमारे यही आए हैं कि नहीं सपोर्ट करता कि स्पेकुलेशन ज्यादा हुई है, स्पेकुलेशन कम हुई है बैन होने के बाद इन कमोडिटीज पे, कोई लिंकेजेस नहीं है आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के स्पॉट के साथ। फ्यूचर्स और स्पॉट का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमको पता लगा, जब हम फील्ड में जाके हमने लोगों से बात की, फार्मर्स से बात की, ट्रेडर से बात की, हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 71 का एग्जैक्ट हमारा सैंपल था। और इस पे हमने जब डिटेल्स हमने फोकस इस पे ग्रुप डिस्कशंस किए हैं, उनसे पर्सनल इंटरव्यूज किए हैं, उस पे जो हमको पता लगा वो काफी ज्यादा हमारे सेकेंडरी रिजल्ट्स को सपोर्ट करता था, जिसमें उन्होंने ये बोला कि स्पेकुलेशन उनके हिसाब से कोई कंसेंसस नहीं था कि स्पेकुलेशन बैन होने के बाद आपकी जो स्पेकुलेशन है उसी वही रीजन था या नहीं था। तो और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके वजह से वो कहते थे कि हमको ये एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव चाहिए, वो था आपका प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है जब से ये आपके डेरिवेटिव्स की आपकी ट्रेडिंग बंद हुई है। ऑलमोस्ट आपके हमारे 71 के सैंपल में आधा जो हमारे ऑलमोस्ट हाफ सैंपल वो लोग थे जिनको इसके बारे में नहीं पता था, बट वो भी ये कहते थे कि हमको इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से कुछ सिग्नल मिलता था, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता था, हम इसके बेस पे कुछ नॉलेज लेते थे, जो कहीं ना कहीं इसके जब बंद होने से वो जो प्राइस डिस्कवरी है वो पूरा प्रोसेस हैम्पर हुआ है। In the unorganized sector, there is a large chunk of population that is unorganized, but it's a very important wheel when it comes to economic progress that our country, is experiencing. So can you tell us firstly a little bit about the challenges that exist to fill this gap, unorganized versus the organized space? Thank you, Hina. Moment that we talk of Viksit Bharat, and you rightly said, there is a huge number that needs to be filled, and that's the unorganized. To give you a sense, India is largely an unorganized sector economy. Then it's an even bigger problem. Even bigger problem. 83 to 88% is unorganized. Yeah, and that's includes farm sector, non-farm sector, gig workers, domestic workers, unincorporated enterprises. And that is really the bulk. The formal sector is only 13 to 17, 20% maximum. 38% of the GDP comes from the unorganized informal sector. What does that mean? That means there is no employer-employee relationship. That means there is no contract. That means there is no, benefits and, terms and conditions of service. That's like little, casual nature of employment. They are free. There is no safety net. And that's completely left to open, to decide how do they, go about their life and career and, income and livelihood. There are a number of insurance schemes that Honorable Prime Minister has started and the country does have. Still suffer from 3 challenges. One is how many people are even aware that they exist, how to even access kind of those, what are the mechanisms.
If you don't have an employer, you don't have anybody, there is nobody doing that for you. So you are left kind of exposed, So awareness is one key factor. Second is the low level of trust for all of them, because you aren't seeing many examples of where the claims are, even getting actualized. So this is the whole set of challenges. It's a large number. There is no terms and conditions of contract, so it's very loose. And then even when there are insurance schemes, both affordability, access, awareness, and trust is missing. I would say those are the challenges. Well, you have the problem here, Mr. Ramachandran, and you provide tailor-made solutions. So we want to understand from you, how can we solve this problem of bringing the unorganized sector under the insurance net? Yeah, Hina, first of all, many thanks for elucidating this fact and acknowledging that insurance penetration is one of the key factors for taking India to top 3. We at Zangam have created a lot of technologies, and as I had mentioned previously, invested very heavily in 2 tracks. One is creating technologies and getting them to address these solutions. And second is also we have invested in domain sort of expertise in this particular area to create multiple solutions, not one, but multiple solutions. Actually, to answer your question, I would like to take, let's say, 2 examples and give a broad base and give a very specific answer. Let's take an example of one of the fastest growing segments in India, quick commerce. So quick commerce basically means you do deliveries within 10 minutes or so, 10, 12 minutes, 8 minutes, 15 minutes or so. Today, the Honorable Transport Minister in the morning actually mentioned and highlighted a fact of road accidents happening because of this factor, not wearing helmets and so on and so forth, because they have to really deliver within time. Now, quick commerce is really boosting the economy, but there are these impediments. Now, how do you take care of it? I sincerely believe that insurance can take care of it, but how do you do that? So we have to have a new paradigm in insurance called microinsurance. It's already there, but really only for that particular ride, which makes it safe for these delivery partners to reach us on time. And that will remove the roadblocks to quick commerce. Okay, as an example. So these highly unorganized delivery partners are then served by insurance. There are many factors, and I will not go into the detail, and that's where Zangam and its technology comes into the picture of getting to a microinsurance and facilitating the same. Let's take another example of the unorganized segment. Maids, basically. I mean, we cannot do without maids, and this was very apparent, especially during COVID, when, this was a problem. But we get holiday. तो एग्री वायदा की री एंट्री या अभी नहीं होगी एंट्री, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, सीपीआई के प्रेसिडेंट है हमारे साथ संजय रावल जी, उनसे समझते हैं। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, जाकि जो बाकी रिपोर्ट जो यहाँ निकल के बिमटेक की या आईआईटी मुंबई से जो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उनका कहना है कि सेबी जिस मकसद से एग्री वायदा को बैन लगाया था सेबी ने, वो मकसद यहाँ पर पूरा होता नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या अब तक ये जस्टिफाइड रहा है जिस मकसद से इस पर बैन लगाया गया था? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि क्या सेबी का जो मैंडेट है कि हम मार्केट ग्रोथ को यहाँ पे फॉस्टर करेंगे, साथ ही स्टेक होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्या उस सेबी के मैंडेट के साथ अलाइंड दिख रहा है आपको? गुड इवनिंग सबको, एंड thank you for having me on the show. जी शोभन जी, मैं ये मानता हूँ कि जो सभी ने सोचा था और जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, एंड ना हो पाया है, ना हो पाएगा उससे, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन. प्राइस डिस्कवरी इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई. अगर आप कोई भी तरीके से कोई भी चीज बैन करते हैं, उससे प्राइस अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो क्योंकि ये सब में एक सोच है, सोचने का तरीका है कि भाई
वायदा बाजार के कारण प्राइस बढ़ जाता है, तो इसलिए ओरिजिनली ये बैन वैन लगे थे। अब धीरे धीरे जब हम वापस जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी और उनसे बात करते हैं, तो आई थिंक हमारी कोशिश यही रही है कि भी हम जाके उनको समझा पाए कि भी ये बैन से फायदा नहीं है, आप कि भी आप प्राइस कंट्रोल बैन के कारण नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वेयर वी स्टैंड। रावल सर, आपको क्या लग रहा है? आप लोगों ने भी तो कई सारे वहां पे प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए होंगे, उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि 3 साल हो गए हैं, उसके बाद क्या अब फिर से री एंट्री होगी किसी एग्री वायदा की? एक्चुअली जो आप अभी भी रिपोर्ट प्रोफेसर साहब से आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग उसमें फाइंडिंग्स हैं। तो हमारी तो हम तो ये मानते हैं कि ये जो ऐसी रिपोर्ट जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल रिसर्चर्स करके देते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड हमारी वी आर वेरी होपफुल कि आज नहीं तो कल जरूर हटेगा ये बैन। बैन हटे, और इतनी बड़ी इकोनॉमी जहां पर एग्री हमारा कोर है, बैकबोन है, अगर वहां पर अगर आपके पास एग्री डेरिवेटिव मार्केट पे इस तरह के ब्लैंकेट बैन लगाए जाते हैं, डेफिनेटली इससे लॉन्ग टर्म में पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। परवीना जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, क्या लग रहा है इस तरह के बैन से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है पूरे ही कमोडिटी के इकोसिस्टम पर? ये देखिए, जो इंडिया में हमारा मल्टी कमोडिटी नेशनलाइज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्टेड इन द ईयर 2003 एंड हम लोगों को पता है कि एग्री कमोडिटी जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फार्मर के इनकम के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, द वैल्यू चेन पार्टनर्स, इनको कमोडिटी के रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना है, इससे कितना फायदा होता है, इनको एक जैसा कमोडिटी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को हमको एक इंश्योरेंस के हिसाब से लेना चाहिए कि ये हमको एक प्राइस प्रोटेक्शन देता है। एंड ये फैसिलिटी अगर हमारा नहीं है तो धीरे धीरे जो प्रोड्यूसर्स, हमारे भाई, किसान भाई, जो लोग ये सब कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको अगर ठीक पैसा ना मिले, वो धीरे धीरे और कमोडिटी की तरफ चले जाएंगे। तो यही हमारा भी एक, जब हम लोग सब सोयाबीन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम बात कर रहे थे, तो ये लोगों का बहुत था कि इतने प्राइस कम मिल रहा है उन लोगों को, ये पॉजिटिव ये इन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना और संभव नहीं है। सो धीरे धीरे ये लोग अलग कमोडिटी के लिए चले जाएंगे। और ये हमको भी पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टिंग नेशन ऑफ एडिबल ऑयल। तो हमारी जितनी एडिबल ऑयल की कंजम्पशन होता है, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये गवर्नमेंट को तो अगर यहाँ इंटरनली पब्लिक डोमेस्टिकली प्रोडक्शन नहीं होगा, वो तो फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे उतना ये लोग, हमारे लिए ये भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिस्क होगा। तो ये मार्केट को बचाए रखना, मार्केट सैंक्टिटी को बचाए रखना बहुत एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अभी मैं ये इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी उड़ीसा में पोटैटो प्राइस 40-45 रुपया का किलो हो गया है। बहुत इसके लिए बहुत कुछ डिस्कशन चल रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कभी पोटैटो का प्राइस 5 रुपया किलो हो जाता है, कभी 40-50 रुपया हो जाता है, कभी टमाटो के प्राइस 5 रुपया हो जाता है किलो, कभी टमाटो प्राइस 200 रुपया हो जाता है, ओनियन प्राइस 200 रुपया हो जाता है। तो ये सब कमोडिटी के लिए भी हमारा फ्यूचर्स मार्केट है नहीं। तो अगर फ्यूचर्स मार्केट, बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे वो आलू, प्याज, टमाटर जैसी तो है ही, और भी कई सारी कमोडिटी जिसमें कोई ट्रेड नहीं होता, उसके बाद भी उसके दाम बढ़ते हैं और इससे कोई कोरिलेशन नहीं है कि वायदा बाजार की वजह से किसी भी एग्री कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं। संजय रावल जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस अपने प्राइस रिस्क वॉलेटिलिटी को किस तरह से मैनेज करते हैं और विदाउट एनी सच बैन्स, उस तरह के किसी भी बैन को लगाए हुए, और क्या लेसन्स इंडिया को भी उन एक्सचेंजेस से, उन ग्लोबल मार्केट से सीखना चाहिए? क्योंकि इनमें कई सारे एग्री एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे भी है
जो हिंदुस्तान से सीख कर गए हैं और वहां पर सक्सेसफुली और बेहतरीन तरीके से और दुनिया की लीडिंग एग्री एक्सचेंज भी अब बन गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अगर सिचुएशन को एनालाइज करें और बोलेंगे भी अगर हम सिर्फ डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे तो हमारी जो रेट आ रहा है, मतलब जो भी रेट डिसाइड होता है बाजार में, दैट इज द राइट रेट। ये अगर हम अपने जैसे होता है ना, एक मान लें कि भाई दैट इज द ओनली क्राइटेरिया टू यूज, तो हर चीज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। तो आपने जैसे बोला कि भाई इंटरनेशनल बाजार में कैसे होता है, तो द एक्सचेंजेस एंड द रेगुलेटर्स डोंट इंटरफेयर इन प्राइस डिस्कवरी। they will not try to control the price। तो वहां पे सिर्फ यही एक पॉलिसी उनको मतलब उनको समझ में आई और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड एज लॉन्ग एज हम भी यही अगर करने लगे कि भाई हम बैन को ना मान के चल के और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी बाजार में होने दें, अनलेस हमें कोई बिल्कुल सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन है कि किसी ने मैनिपुलेट किया हुआ है, किसी ने होर्डिंग करी हुई है। नहीं सर, होर्डिंग हो, मैनिपुलेशन हो तो आप उसकी जांच कर सकते हो, उसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स पे तो उसका असर नहीं होना चाहिए, ये तो दिक्कत है। ऐसे में सेबी के लिए क्या सिफारिशें हैं ये भी समझते हैं। पीयूष पांडे जी, आप बताइए, आपने इतना गहन अध्ययन किया होगा, बारीकियों से देखा होगा सारी कमोडिटीज की किस तरह से कॉरिलेशन है, क्या चाल हुआ, उसका बैन का असर क्या हुआ, तो सेबी को आप क्या सिफारिश करना चाहते हैं सेबी से? देखिए, एक इसमें ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने पहले भी कुछ कमोडिटीज को बैन किया था, फिर उसके बाद उस पर बैन उठा के उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करवाई। बट ऐसे ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इससे मार्केट का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता और उससे करस्पॉन्डिंगली लिक्विडिटी भी आपकी नहीं आ पाती। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमारी स्टडी में हमने क्लियरली बोला है कि प्राइस डिस्कवरी और रिस्क, आपका जो रिस्क हेजिंग है, ये कहीं ना कहीं आपकी हैम्पर हो रही है अगर फ्यूचर्स मार्केट नहीं आप ट्रेडिंग अलाउ करते। अगेन, आप अगर चाहें तो एक्सचेंज लेवल पे अगर एक्सेसिव वॉलेटिलिटी बिल्टअप हो रही है तो आप एक्सेस मार्जिन्स आप एक्सचेंज को बोल दीजिए। उसमें भी हम एक ट्रांसपेरेंसी, और हमने लिखा है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, डेलिब्रेशन हो, इनफैक्ट रिस्क सर्वेलेंस हम देख सकते हैं, हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बेस पे हमने यहां तक भी बोला है कि जैसे कुछ कमोडिटी है जहां पे विच इज इनहेरेंटली लिंक्ड टू एमएसपी, तो उस पे थोड़ा आपको और देखना चाहिए, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगा। बट जो नॉन एमएसपी आपकी कमोडिटीज है, वहां पे आप अवेयरनेस ज्यादा करिए, लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए अबाउट जो आपके एग्री डेरिवेटिव्स हैं। तो इसके बारे में हमने एम्फसाइज किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अवेयरनेस करिए, लोगों को समझाइए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए, और जहां पर चूक है उसको ठीक करिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बैन करिए। इससे क्या होता है कि पॉलिसी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या होगा, और वही वजह है कि लगातार एग्री वादा के वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं, एक्सचेंज लगातार लॉस कर रही है, नए एग्री कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद में बैठे हैं कि वो वापस उसकी री एंट्री। देखते हैं आगे क्या सरकार का इस पर फैसला होता है। शुक्रिया डॉक्टर परवीना राजीव जी, पीयूष पांडे सर, रुचि जी आपका, और संजय रावल सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस अहम मुद्दे पर चर्चा की और आपने हिस्सा लिया और गाइड किया, और ताकि सरकार को भी संदेश पहुंचे और जल्द से जल्द बैन हुए एग्री वादा की री एंट्री हो। तो इस खास पेशकश को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।